लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 का पेपर शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। फिनाइल कीटोन यूरिया मानव का एक एलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से 1 हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीव की आवृत्ति क्या होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, एक अप्रभावी विकार है, एलिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है और अप्रभावी विकार है। जब यादृच्छिक संगम होता है तो हर्डी विनबर्ग ने एक नियम दिया था। यादृच्छिक संगम के लिए p² प्लस 2pq प्लस q² बराबर 1। तो हर्डी विनबर्ग ने बताया कि जो p है ये समयुग्मजी प्रभावी जीवों को बताता है, जीवों की संख्या को बताता है, और जो 2pq है ये संकर को बताता है, जिसमें दोनों जीन तो दोनों विद्यमान होंगे, और q² है यह अप्रभावी लक्षणों को बताता समयुग्मजीय अवस्था में। हम जानते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया एक अप्रभावी रोग है। तो यह तो p² तो क्या है, p तो क्या है, प्रभावी लक्षण वाला है, क्योंकि 2 युग्मों में पाया जाता है, युग्म विकल्पी होता है, कोई भी रोग होता है वो। तो फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, अप्रभावी रोग है, अर्थात जब ये इसके दोनों जीन उपस्थित होते हैं समयुग्मजीय अवस्था में तब ये दिखाता है। तो p² तो प्रभावी को बताता है और q² अप्रभावी को बताता है। अब यहाँ बताया जा रहा है तो ये तो कैसे जीव होंगे जिनमें लक्षण नहीं दिखेगा, क्योंकि अप्रभावी रोग है तो इन जीवों में दिखाई नहीं देगा और खाली इस q² में दिखाई देगा। अब यहाँ कह रहा है कि नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से 1 हो प्रभावित, तो प्रभावित यही होंगे q² ही। तो q² कितने हो जाएंगे, q² बराबर हो जाएंगे 1/14, 14,000 में से 1 है। तो अब हम इसका भाग देंगे, भाग देने के बाद में कितना आएगा, q बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.0084। हम जानते हैं कि p प्लस q यानी प्रभावी और अप्रभावी जीन का योग बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो q बराबर कितना हो जाए, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 1 माइनस 0.0084, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद में p हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.9916। इसको साफ लिखते हैं थोड़ा, तो p बराबर प्राप्त होगा, p बराबर 0.9916। अब 2pq याद करना, ये कह रहा है कि विषम युग्मजीव की आवृत्ति क्या है। तो विषम युग्मजीव क्या होगा, 2pq, तो विषम युग्मजीव हो जाएगा 2pq। 2pq इसको और इसको गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2pq बराबर आ जाएगा
0.016। तो 0.016 किसके बराबर है? यहाँ पर 17 के 0.017 के बराबर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब आगे अगला देखते हैं। इसमें हमें कॉलमों का मिलान करना है। तो पुष्पक्रम दे रखे हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में जाति दे रखी है। तो यहाँ देखते हैं साइथियम। तो साइथियम में हम 5 शब्द मानते हैं। तो साइथियम में यहाँ पे 5 शब्द किस में आएगा? यूफोरबिया में। तो यूफोरबिया में साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। चक्रिक पुष्पक्रम, इसमें चक्रिक पुष्पक्रम में 4 है, तो साल्विनिया हो जाएगा। साल्विनिया में 4 ही है। हाइपेंथोडियम फाइकस जाति में पाया जाता है। और समसिक पुष्पक्रम, समसिक पाया जाता है कैंडी टफ में। इसमें हमें प्रकथन दिया हुआ है और प्रकथन के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालने हैं। तो प्रकथन क्या है? प्रत्येक उत्प्रेरक प्रकथन दे रखा है ना, कथन दे रखा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ ये प्रकथन सही है, क्योंकि जो वाहन होते हैं उनमें शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शीशा वाहनों में एक धातु लगी होती है और वो धातु पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का काम करती है। यदि शीशा पेट्रोल में होगा तो वह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का काम नहीं करेगी धातु। इसलिए पेट्रोल यानी कि परिवर्तक जिन वाहनों में लगा हुआ है उन वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल शीशा मुक्त होना चाहिए, शीशा रहित होना चाहिए। और शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय कर देता है, जबकि सक्रिय नहीं करता। क्या करता? उत्प्रेरक को यह निष्क्रिय करता है। ये निष्क्रिय कर देता है, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, निष्क्रिय। तो यहाँ कथन तो सही है लेकिन कारण गलत बता रखा है। तो ये देखते कौन से ऑप्शन में है। तो प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, तो इसके लिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में HIV का उप प्रकार सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा उप प्रकार पाया जाता है? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन 1 यानी कि C प्रकार का प्रकार सबसे अधिक पाया जाता है भारत में HIV का। अत्यधिक पुनरावृत्त DNA इनमें से देखा जाता है। तो इनमें से हमें पुनरावृत्त DNA बताना है कि पुनरावृत्त DNA कौन होता है। तो टीलोमियर तो कौन सा बताना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा गुणसूत्र है। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी ही मानते हैं गुणसूत्र की संरचना। ठीक है, ऐसी होती है गुणसूत्र की संरचना। तो हाँ, तो गुणसूत्र की संरचना देखो मैं थोड़ा सही से बनाता हूँ कि गुणसूत्र की संरचना ऐसी होती है। गुणसूत्र बिंदु है, ये गुणसूत्र बिंदु है और गुणसूत्र बिंदु से 2 स्ट्रैंड निकलते हैं। ये गुणसूत्र बिंदु है और यहाँ से 2 स्ट्रैंड निकलते हैं। यहाँ आपस में कुंडलित रहते हैं। ठीक है,
अब इनके ऊपर क्या है, एक आवरण पाया जाता है, ये आवरण, और ये आवरण, ये आवरण, और यहाँ पर एक छोटा सा उभार पाया जाता है, और फिर ये तो ये गुणसूत्र की संरचना होती है। ये होता है गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र, ये गुणसूत्र बिंदु होता है, और ये होता है हमारा अंतखंड, अंतखंड जिसको हम बोलते हैं टीलोमियर, और ये होता है द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, और ये होता है द्वितीय संकीर्णन के बाद में जो गुणसूत्र खंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम अनुषंगी डीएनए, अनुषंगी डीएनए, या फिर अनुषंगी डीएनए कैसे लो, अनुषंगी डीएनए। तो अनुषंगी डीएनए क्या होता है, ये गुणसूत्र द्वितीय संकीर्णन के बाद में पाया जाता है। तो हमने देखा कि टीलोमियर गुणसूत्र में और गुणसूत्र और डीएनए में होता है, और डीएनए की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो यानी कि एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र का बनना, गुणसूत्र पुनरावृत्ति होती है, डीएनए पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें देखो टीलोमियर भी है, और सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए, यानी कि सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए को सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, और सेंट्रोमियर भी है। तो तीनों चीज़ गुणसूत्र में पाई जाती है, तो इनकी पुनरावृत्ति होगी। अब यहाँ दे रखा है डी ऑप्शन में कि डीएनए की क्लोनिंग। तो डीएनए की क्लोनिंग क्या होती है, डीएनए की क्लोनिंग का मतलब होता है कि एक जीव के और ये दो जीव हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दो जीव हैं, ठीक है। अब एक जीव का डीएनए तो ये है, एक जीव का डीएनए ये है काला वाला, और एक जीव का डीएनए सफ़ेद रेड कलर से दिखा रखा है। तो डीएनए क्लोनिंग क्या होती है, यानी कि एक जीव के डीएनए के छोटे टुकड़े को दूसरे जीव के डीएनए के साथ में जोड़ देना। तो इसका छोटा टुकड़ा ये निकाला, और इसके साथ में जोड़ दिया जाता है इस टुकड़े को, यानी ये टुकड़ा निकाला, इस टुकड़े को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने को ही डीएनए क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन, यानी पुनर्योगज। इसको हम पुनर्योगज डीएनए भी कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहेंगे इसको, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेज डीएनए या क्लोनिंग डीएनए, इसको रिकॉम्बिनेज भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेज या इसको कहेंगे सीडीएनए। इसके अनेक नाम हैं, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेज डीएनए, सीडीएनए, क्लोनिंग डीएनए कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसमें सिर्फ गुणसूत्र खंड को ही जोड़ा गया है, तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डीएनए की जो रिकॉम्बिनेशन है इसमें नहीं होती, क्लोनिंग में नहीं होती, और बाकी सब में होती है, इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया चक्र एवं क्रेब चक्र इससे जुड़े होते हैं।
तो हम जानते हैं कि यूरिया चक्र यकृत की कोशिकाओं में पाया जाता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और क्रेब चक्र सभी कोशिकाओं में चलता है, शरीर की सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम देखते हैं कि जो यूरिया चक्र होता है और क्रेब चक्र होता है, दोनों में फ्यूमेरेट पाया जाता है। तो फ्यूमेरेट से ये जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संवाहक यानी क्लोनिंग संवाहक एक वाहक डीएनए अणु होता है जिसके साथ मानव डीएनए का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है। तो संवाहक के साथ में क्या होता है, एक संवाहक होता है, संवाहक के साथ में एक डीएनए के अणु को जोड़ दिया जाता है और डीएनए के अणु को जोड़ दिया जाता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से बड़े आकार की ओर, यानी जो संवाहक है उसका हमें आकार बताना है। संवाहक का आकार बताना है कि संवाहक का आकार छोटे से बड़ा करना है। तो संवाहक का छोटे से बड़ा आकार होता है। तो यहाँ जो दे रखा है इनमें सबसे छोटा आकार होगा प्लाज्मिड का, फिर उससे बड़ा बैक्टीरियोफेज का होता है, जीवाणुभोजी का, फिर कॉस्मिड का होता है, और फिर BAC यानी जीवाणविक कृत्रिम गुणसूत्र। तो जीवाणविक कृत्रिम गुणसूत्र सबसे बड़ा होता है। तो इसके आकार का क्रम ये हो जाएगा। इसका मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ। तो आकार का क्रम क्या हो जाएगा, ये ठीक है, BAC को बोलते हैं जीवाणविक कृत्रिम गुणसूत्र। इसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो हम इसको याद कैसे रखें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हम मान सकते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या सबसे छोटा होता है, प्लाज्मा के बाद में हम देखते हैं कि जीवाणु। तो जीवाणु एक पूरी कोशिका है, जीवाणु क्या है, एक कोशिका है पूरी। तो प्लाज्मा से बड़ी क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। तो जीवाणु कोशिका बड़ी हो गई। फिर कॉस्मिड है, कॉस्मिड में क्या मानते हैं कि हम जब ये पता चल जाएगा तो इससे हम बड़ी मान सकते हैं कॉस्मिड को। और फिर BAC यानी कि जीवाणविक कृत्रिम गुणसूत्र। तो यहाँ कृत्रिम गुणसूत्र है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा, जीवाणु है और कृत्रिम गुणसूत्र है। तो जीवाणु और कृत्रिम दोनों है कोशिका से, तो ये सबसे बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो। सल्फर, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही हो जाएंगे उपयुक्त सभी। 4, यदि एक विशिष्ट एमिनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम का प्रयोग कर दिया जाए तो सैद्धांतिक रूप से उससे कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 256। मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है, बंदर की तुलना में बताना है। तो मानव मस्तिष्क में गर्त पाए जाते हैं। तो जितने अधिक गर्त होंगे, उभार होंगे, उतना ही वह बुद्धिमान होगा। तो बंदर की तुलना में मानव में अधिक गर्त और उभार पाए जाते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसका बाउंस मिलेगा। हीरोइन स्मैक का रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा
C20H23NO5, C21H23NO5, ऑप्शन ए। सही कथन का चयन कीजिए। मूल में क्यूटिकल नहीं होती, तो मूल में क्यूटिकल का आवरण नहीं होता, सही है। पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं, ये भी सही है। द्विबीजपत्री मूल में जाइलम फूलों की संख्या 2 से 4 या 2 से 6 तक होती है, तो ये भी लगभग सही सा है। और द्विबीजपत्री तने में संवहनी एधा उत्पत्ति के स्वभाव में पूर्णतः द्वितीयक होती है, तो संवहनी एधा यह उत्पत्ति के स्वभाव में। द्विबीजपत्री तने में संवहनी एधा उत्पत्ति के स्वभाव में पूर्णतः द्वितीयक नहीं होती, तो इसके लिए ऑप्शन ए बी सी सही होंगे। सही कथन का चयन करना है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन है। यहाँ हमें सही कथन का चयन करना है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन है, बिल्कुल सही है। इसको 1903 में खोजा था, 2 वैज्ञानिक थे, बर्लिन और स्टर्लिंग ने खोजा था। गृहिणी की म्यूकस से खोजा था। गृहिणी की म्यूकस से खोजा था, म्यूकस मेम्ब्रेन से इसकी खोज की थी सबसे पहले। 2 वैज्ञानिक थे, बर्लिन और स्टर्लिंग ने। अधिवृक्क बलकुट की उत्पत्ति एंडोडर्म, तो एंडोडर्म से नहीं होती, किससे होती है? मीजोडर्म से होती है, यानी कि मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। एंजियोटेंसिन सेकंड, ये क्या है? एक पदार्थ है एंजियोटेंसिन सेकंड। इसका काम होता है रुधिर वाहिका को संकीर्णित करना और जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है, तो ये भी सही है। पहला सही, तीसरा सही। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली ग्रसनीय उपकला से एक अंतर्वलन, जिसे रौथके की दानी कहते हैं, से उत्पन्न होती है। तो पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति किससे होती है? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले ग्रंथ से होती है, ग्रंथ पर होती है। और पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति होती है, पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति की बात करें तो ये एक्टोडर्म से होती है, और यह स्फिनोइड अस्थि की सेला टर्सिका नामक गुहा में स्थित होती है। इसकी उत्पत्ति ग्रसनीय उपकला से नहीं होती, तो पहला और सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ हमें कथन और कारण को स्पष्ट करना है। तो कथन और कारण को स्पष्ट करने के लिए दे रखा है कि हृदय पेशियाँ संकोच के जैसी दिखाई देती है, यानी हृदय पेशियाँ कैसी दिखाई देती है? संकोशिका के जैसी दिखाई देती है। यानी संकोशिकाएँ कैसी होती है? रेखित कोशिकाएँ संकोशिकाएँ होती है, अर्थात एक कोशिका के अंदर
अनेक केंद्रकों का पाया जाना, ये सब क्या है? केंद्रक है ये, केंद्रक। तो अनेक केंद्रक होते हैं तो उसको हम संकोशिका कहते हैं। लेकिन औत्तिकी के अनुसार ये संकोच नहीं होती। लेकिन अगर ऊतकों का अध्ययन किया जाए तो ये संकोच नहीं होती, यानी कि संकोशिका नहीं होती। तो यहाँ हमने देखा कि औत्तिकी के अनुसार संकोच नहीं है, तो इसका कारण बता रखा, तो ये भी सही बात है। और कारण क्या है? हृदय पेशी तंतु। हृदय पेशी तंतु शाखायुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। और अंतर संयोजी होते हैं। अंतर संयोजी ने आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक केंद्रक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होती है, यानी कि इसके केंद्र में केवल एक ही केंद्रक होता है, जबकि संकोशिका में अनेक केंद्रक होते हैं। तो कारण और कथन दोनों ही सही है। यह दोनों सही है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें बता रखा है कि यहाँ देखते हैं कि जो बिब्लियो है, बिब्लियो पुस्तक को कहते हैं। बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक। बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक, पुस्तक। लिम्नो का मतलब होता है झील, झील। पायरो का मतलब होता है आग, पायरो को आग कहते हैं। जीरोंटो को कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो इनको मैच करेंगे, जो ऑप्शन मिल रहा है उसका वही इसका आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं कि सही सुमेलित को पहचान कीजिए। तो एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है और परिगलन। तो ये दोनों ही उदाहरण किसके हैं? कोशिका के नष्ट होने के उदाहरण हैं कि कोई कोशिका तो एपोप्टोसिस प्रक्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है और कोई कोशिकाएं परिगलन द्वारा नष्ट हो जाती है। तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है जब किसी कोशिका पर बाहर से चोट लगती है तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, जिससे कि कोशिका की समस्त अंदर वस्तुएं, ये कोशिका है, एक मिनट, ये सेल है, और इस सेल की अंतर वस्तुएं टूटने से क्या होता है? सेल की समांतर वस्तुएं बाहर निकल आती है यहाँ से, और इस तरह से कोशिका नष्ट हो जाती है। और यह निष्क्रिय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कोई रासायनिक क्रिया भाग नहीं लेती। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा परिगलन, परिगलन में क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ज्यों के त्यों बनी रहती है, और जो अंतर वस्तुएं हैं वो अंदर ही अंदर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है, और इस तरह से कोशिका की मौत हो जाती है, और इसको हम एकल कोशिका मौत कहते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है कि जो पहले के साथ में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं और दूसरे के साथ में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहले के साथ में आ रहा है 1, 2 और तीसरा नहीं आ रहा, और एकल कोशिका की मौत होती है, तो ये भी 3 कर देते, 4 कर देते इसका 4। और परिगलन के साथ में क्या आ रहा है? इसके आता है इसकी प्लाज्मा झिल्ली बरकरार बनी रहती है, तीसरा। और एकल कोशिका की मौत होती है 4। तो ये ऑप्शन क्रम जहाँ पे मिल जाता है वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्रम नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं दे रखा। अब यहाँ दे रखा है हमें कि नीचे दी गई वंशावली विश्लेषण में इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंशागति प्रारूप है। तो ये वंशागति प्रारूप आपको देखना होगा, और यह माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति प्रारूप है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला है कोशिका का प्रकार जिसमें HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। तो कोशिका का प्रकार जिसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि RBC कोशिका में। नेक्स्ट है नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। तो इसमें एडिनोवायरस डबल स्टैंड DNA है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनना है। तो लाइकेन और लाइकेन के प्रकार दे रखे हैं, इनका गलत मिलान करना है। तो लाइकेन के 3 ही प्रकार होते हैं, फोलियोस, फ्रूटिकोस और क्रस्टोस। लिप्रोस कोई प्रकार नहीं होता, तो चौथा ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पॉर्मेलिया से फोलियोस, क्लेडोनिया से फ्रूटिकोस और हीमोटोमा से क्रस्टोस। कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में काम में लिया जाता है? तो फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जीवित कोशिकाओं को जानने के लिए किया जाता है। फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। केंद्रीय अभिरंजक का उदाहरण है, यानी केंद्रक को अभिरंजित करने वाला है इसमें। केंद्रकीय अभिरंजक का उदाहरण है हीमेटोजाइलिन। तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो हीमेटोजाइलिन होगा। रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जा सकती है। तो रुधिर का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, अस्थि मज्जा में पाई जाती है, नाभि रंजू में पाई जाती है और परिधीय रुधिर वाहिकाओं में पाई जाती है। तो तीनों ही इसकी करेक्ट आंसर हो जाए। परिधीय रुधिर वाहिका में होती है, अस्थि मज्जा में और नाभिकीय रज्जु में होती है। यानी नाभिकीय को बोलते हैं केंद्रकीय रज्जु, पृष्ठ रज्जु जिसको बोलते हैं। यहाँ हमें गलत मिलाई गई मदों का चयन करना है, गलत का। GCA यह आनुवंशिक कोड है, ये एलेनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है GCA। और CGA ये प्रोलिन को कोड करता है और ACG थ्रियोनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे जो एस्पार्टिक अम्ल है इसको ये कोड नहीं करता, GAC। क्या सॉरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि GAC एस्पार्टिक अम्ल को कोड करता है, GAC एस्पार्टिक अम्ल को कोड करता है, ACG थ्रियोनिन को कोड करता है, लेकिन जो CGA है ये प्रोलिन को कोड नहीं करता और ये इसको कोड करता है। GCA एलेनिन को कोड करता है, एमिनो अम्ल को। एक पादप जिसका जीन प्रारूप कैपिटल A, कैपिटल B यानी कि कैपिटल डबल A, B स्मॉल b CC है, तो इनमें स्वयं परागण किया जाता है। तो F2PD में लक्षण प्रारूप होगा। लक्षण प्रारूप का मतलब होता है फिनोटाइप। FENO फिनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप हो जाएगा तो यहाँ देखते हैं कि A और C तो बराबर है, तो B V है, B एंड V। तो जो पहली पीढ़ी में क्या होंगे, सभी बड़े प्राप्त होंगे।
लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या होगा कि ये v और ये थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, ये v और ये b स्मॉल v एंड b स्मॉल कैपिटल B और ये, और दूसरा हो जाएगा b p। तो ये तो होंगे बड़े बड़े और ये हो जाए 3:1 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लंबी क्रेनियल तंत्रिका है, तो सर्वाधिक लंबी कपाल तंत्रिका है 10 यानी कि x गुणा, तो ऑप्शन 1 आंसर। यहाँ हमें दिया हुआ है रुधिर स्कंदन कारक और उसका क्रमांक यानी क्रम संख्या बतानी है और सही क्रम संख्या बतानी है। तो यहाँ पे है कि जो प्रोकन्वर्टिन है इसका क्रमांक 7 है। प्रोकन्वर्टिन रुधिर स्कंदन कारक का क्रम संख्या है 7। कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण है, तो यहाँ कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण है। कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण हो जाएंगे NAA, PAA, NAA, PAA, 2,4-D और 2,4,5-T, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। और यहाँ ऑप्शन में दे ही नहीं रखा तो इसका बाउंस दिया गया है। अगला है एक पादप जिसकी सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल में 8 गुणसूत्र है कि एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो सहायक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी 8 है। तो एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। एल्यूरोन परत में हमेशा गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है, यानी 3 गुणित यानी कि 8 या 24। उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है, तो उच्च पादपों की पार्श्व मूल उत्पन्न होती है परिरंभ से। ऑप्शन 3 पेरिसाइकल से उत्पन्न होती है। अब ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए और एक व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्व गुण ज्ञात करना है। गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण होता है I बराबर होता है, गोले का व्यास कहो या केंद्र कहो बात वही होती है, 2/5 mr²। तो यहाँ हमें द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 4/3 πr²। यह हमारा द्रव्यमान हो गया। अब इसमें इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें रख देंगे तो 2/5 r²। तो त्रिज्या हमें 1 मीटर दे रखी है, तो इसका मान इसको हल करने पर 1.67 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा। अगला 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार वलय की अवधारणा कीजिए। इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष यह 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है, तो कोणीय संवेग का मान ज्ञात करना होगा। तो कोणीय संवेग बराबर होता है L बराबर ओमेगा I। तो दोस्तों इससे संबंधित जो वीडियो है
इसके न्यूमेरिकल संबंधित को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो यहाँ पर भी बाउंस दिया गया है, बाउंस। अगला क्वेश्चन है कि एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान की एक छड़ अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। यदि छड़ की कोणीय गति t सेकंड में 0 डिग्री से ओमेगा को बदलती है तो लगने वाला बलाघूर्ण होगा। तो लगने वाला बलाघूर्ण हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ml³ ओमेगा/12t आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv किस प्रकार से संबंधित है। तो Cp माइनस Cv बराबर R होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 30 डिग्री सेल्सियस ताप के एक हौज और 90 डिग्री सेल्सियस ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता हो जाएगी, यानी कि ईटा बराबर 1 - T2/T1। तो करेक्ट, ये जो टेम्परेचर है इसको हम केल्विन में बदलेंगे तब जाके हल करेंगे। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 20 सही 1/21, 20 सही 121। अगला है एक निकाय के रुद्धोष्म प्रसारण में जिसमें उसका ताप T1 से T2 बदलता है तो एंट्रोपी होगी। तो रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है तो एंट्रोपी होगी। तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी का मतलब होता है वातावरण, निकाय का वातावरण से रिलेशन होना। वातावरण तो रुद्धोष्म प्रक्रम में तो वातावरण से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो अतः एंट्रोपी नहीं बदलेगी। एंट्रोपी वातावरण से जुड़ी होती है। अगला, एक पिंड सरल आवर्त गति करता है। निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा ई के और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध निरूपित करने वाले सही आरेख का चयन करना है। तो गतिज ऊर्जा केंद्र पर सबसे अधिकतम होंगी और दूरी पर कम होंगी, तो इसका ग्राफ आ जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका ग्राफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी है और उसके निचले छोर पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान लटका है। उसको ऊर्ध्व तल में दोलित किया जाता है। दोलन का आयाम 0.1 मीटर है और समय t0 पर विस्थापन 0.1/√2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक के न्यूटन पर मीटर लेते हुए और घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि x बराबर 0.1 sin πt + π/4। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो अगला चलते हैं कि 2 मीटर लंबी एक भार रहित 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन प्रति मीटर है और छत से लटकती है और इसके निचले सिरे पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। यदि उसे 10 सेमी नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए
तो अब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी है, तब उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0.0938 जूल होगी। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला है, एक पिंड कोणीय वेग ओमेगा नॉट आवृत्ति से सरल आवर्ती गति कर रहा है और उस समय ओमेगा आवृत्ति का एक दोलित बल लगाया जाता है। अवमंदन बल को निरूपित करने वाला अवमंदन नियतांक v होता है। तो अनुनाद की अवस्था जब दोलन का आयाम अधिकतम होता है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इन कथनों पर विचार करना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही होंगे। केवल b बराबर 0 के लिए यह ओमेगा बराबर 0 पर घटित होता है और b के गैर शून्य मानों के लिए ओमेगा का मान ओमेगा 0 से कम होता है। यहाँ ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। किसी एक बिंदु पर दो तरंगे दाब परिवर्तन P1 बराबर P sin 2 पाई न्यू टी और P2 बराबर होता है P sin 2 पाई न्यू टी -5 उत्पन्न करती है। जब फाई बराबर 1/4 हो तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग आयाम होगा। तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग आयाम हो जाएगा P/√2। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 100 और एक तीव्रता के दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पन्न प्रारूप में तीव्रता अनुपात क्या होगा? I मैक्सिमम बटे I न्यूनतम। तो ये आ जाएगा 121:81। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला है कि दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति से आ रही है। इनमें से एक रेलगाड़ी का इंजन 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है। तो रेलगाड़ी के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आवाज़ीय आवृत्ति होगी। तो डॉपलर प्रभाव के नियम पर आधारित है और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 91.9 हर्ट्ज की आवृत्ति सुनाई देगी, यानी कि ए इसका आंसर होगा। अगला है, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी लगभग 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान होगा। तो इसको हल करने पर हमें -9.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन आएगा और इसके न्यूमेरिकल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला है, 10 सेमी त्रिज्या के गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रो कूलाम है। इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 9.9 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अगला है, एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है और उसकी पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान
8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो पृष्ठ के अंदर आवेश का मान होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका हल करने पर 0.0053 माइक्रो कूलम। कि समान परंतु विपरीत आवेशों के दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए। तो सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र σ/ε0 है, परंतु समतलों के बाहर यह 0 है। अगला, निम्न परिपथ में बिंदु x को 0 विभव पर मानिए बिंदु y पर विभव के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 1 वोल्ट आएगा। तो 1 वोल्ट आएगा। इसको हल करेंगे तो फिर है कि परिपथ दे रखा है जिसका प्रतिरोध RX अज्ञात है और RBAR बदला जा सकता है। जब RBAR 12 ओम है तो अमीटर में धारा 0 है, तो अज्ञात प्रतिरोध RX का मान ज्ञात करेंगे। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी 3 ओम। अगला है, ये विभव मापी है, मीटर सेतु है। संतुलन बिंदु AJ बराबर L सेंटीमीटर प्राप्त होता है जब R और X के मान दुगने कर दिए जाए और फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन बिंदु की स्थिति होगी। तो इसको हल करने के बाद में हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा 100 - L सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 आंसर होगा। अगला है, परिपथ में एक 4.5 वोल्ट के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसके द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत वाहक बल E के एक दूसरे सेल को 3 ओम प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। E का मान है, तो E का मान बताना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। इस चित्र को देख करके हल करते हैं। अगला है, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग है। S1 S2 से निकल रही है समान आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य बोलेंगे इसको। प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए? तो समान होना आवश्यक है। यानी जो S1 और S2 से निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और समय के साथ नियत परंतु आवश्यक रूप से शून्य नहीं है। तो दोनों तरंगों की तीव्रता समान होनी चाहिए और S1 और S2 पर 2 तरंगों के मध्य कालांतर होना चाहिए। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला है, एक एकल झिरी स्लिट से प्रकाश के विवर्तन की अवधारणा करते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता और इसके दोनों ओर पड़ने वाले प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? यहाँ भी बाउंस दे रखा है। इसका सॉल्यूशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। आगे चलते हैं। वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 व 1.33 है। कांच से जल में प्रवेश करने वाली एक पुंजिका के लिए ध्रुवण कोण है। तो यहाँ हो जाएगा
प्रति 10 1.33/1.54। ऑप्शन 2 आंसर। एक नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। आवर्धन गुणांक यानी मैग्नीफिकेशन 100 की एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रहा है ऑप्टिक लेंस की, इसकी हो जाएगी 250 सेंटीमीटर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के लिए यह होगी, तो क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन परमाणु दोनों का परमाणु क्रमांक 1 है, Z1 है, तो इसके लिए 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ही होगी। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n=2 कक्षा में कक्षीय कोणीय संवेग होगा, तो ये हो जाएगा h/π के बराबर होगा। अगला देखते हैं कि ट्राइशियम परमाणु की n=2 अवस्था के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या होगी, तो इसके लिए त्रिज्या होगी 2.12 × 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन 2 आंसर होगा। तो इनके लिए क्या है, हमें न्यूमेरिकल करने होंगे। आगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्रमशः 1.008665, फिर अगला 1.007825 और 4.032980 सभी AMU में दिए हुए हैं। तो निम्न में से सही कथन का चयन करना है। तो द्रव्यमान दे रखा है AMU में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बाउंस दे रखा है, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में इसके विषय में हम लिंक दे देंगे वीडियो का। अगला यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन इस प्रकार है। N+9U 235 42 M 98 + 54 Xe 136 + 2N। तो 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान होगा। तो यूरेनियम, मोलिब्डेनम और जीनोन दे रखे हैं, इनके द्रव्यमान दे रखे हैं, तो इसके लिए सही हो जाएगा 8.1 × 10⁻10 जूल होगा हल करने पर। अगला इन संभावित नाभिकीय क्रिया पर विचार करना है। तो ये नाभिकीय संलयन है। तो दिया हुआ है कि बंधन ऊर्जा प्रति नाभिकीय कण H12 ड्यूटेरियम और हीलियम नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा बता रखी है। तो इसके लिए सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन का चयन हो जाएगा ऑप्शन 4। क्रिया में 23.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा निकलेगी। अगला है PN संधि के गठन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 4, यानी संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। अब ये नीचे ये दे रखा हमें, यदि BCE = 0.2 वोल्ट है तो IC होगी। तो इसको हल करने पर हमें 2.085 मिली एम्पियर प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमें तर्क गेट दे रखा है, इसको हल करने पर हमें एक्सक्लूसिव OR गेट प्राप्त होगा। ऑप्शन 4 मिलेगा। एक 5:1 का ट्रांसफार्मर एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के परिपथ से जुड़ा है, जिसमें 50 किलो ओम का लोड है। तो निवेशित वोल्टता 220 वोल्ट है, तो IDC होगी। तो इसको भी न्यूमेरिकल को हल करने पर 4.4
ml प्राप्त होता है, मिली एम्पियर। अब यहाँ निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है? तो इसका n बराबर 3 है तो l बराबर 1 हो सकता है और m बराबर 3 नहीं हो सकता, +3 नहीं हो सकता, क्योंकि l के मान होते वही यहाँ से आते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करना है तो जीनॉन 54 130 एवं बेरियम 56 130 संभारिक है, यानी कि आइसोबार है, यानी कि बार वजन इनका समान है। अगला दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px 2p/2 और 2pz0 किस नियम का पालन नहीं करता? तो यहाँ यह ऊर्जा के भरने का पालन नहीं करता। तो यहाँ 2 हो जाएगा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब समान ऊर्जा के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये 2 इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 NS² NP5। अगला किसी परमाणु के 2 क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किसमें वृद्धि के कारण होती है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होती है। अगला निम्न में से अंतराकाशीय हाइड्राइड है। अंतराकाशीय हाइड्राइड है कॉपर हाइड्रोजन। सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए। तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने से जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो बोरोन HO3, क्योंकि बोरिक अम्ल है बोरोन, और यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, इसलिए अम्ल होगा बोरोन। OH का होल्थराइज, इसको लुईस अम्ल कहेंगे। अगला क्वेश्चन कि सिलिकॉन के बहुलक होते हैं। बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा CH3 का होल्थराइज सिलिकॉन Cl। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक है, तो ये हो जाएगा SnCl2। किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती है, इस ताप को कहा जा सकता है? तो ये गलनांक एवं हिमांक दोनों कहा जा सकता है। गलनांक और हिमांक दोनों कह सकते हैं। किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होगा? तो यहाँ समान होगा अग्र अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें समान होंगी। अगला 2HI उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। H2 और I2 अभिक्रिया में आर्गन गैस मिलाने पर HI का वियोजन स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा।
तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय क्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ HCl के स्थान पर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। निम्न में किस यौगिक के जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी? तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड का pH न्यूनतम होगा इन ऑप्शनों में से। CA, तो ये ऑप्शन देख लेना आप। CA3PO4 का होल्टवाइज की जल में विलेयता x मोल पर लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल होगा, इसका विलेयता गुणनफल हो जाएगा 108x5 x⁵5। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये अनुमापन और सूचक है। तो दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लिए मिथाइल रेड का उपयोग नहीं करते। बाकी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए फिनोल्फथेलिन एवं मिथाइल एरोनिज का उपयोग करते हैं। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लिए फिनोल्फथेलिन का उपयोग करते हैं और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करते हैं। अगला है, किसी गैस का क्रांतिक ताप उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतराण्विक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए हैं और इन गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम होगा। तो NH3 का अधिक होगा द्रवीकरण का, फिर CO2, फिर O2, फिर H2 होगा। अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक है SnCl2। किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव अवस्थाएं साम्य पर हो सकती है। इस ताप को कहा जाता है गलनांक एवं हिमांक दोनों कहते हैं। अगला है, किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे? तो यहाँ अग्र एवं प्रतिपविक्रियाओं के वेग नियत होंगे। CA3PO4 का होल्टवाइज की जल में विलेयता x मोल पर लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल हो जाएगा 108 इंटू x⁵5 होगा। यानी एक सिलेंडर में गैस P दाब पर भरी हुई है, तो सही कथन बताना है। तो स्थिर ताप पर आयतन को 45% घटाने पर दाब 1.8 पास्कल हो जाएगा। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है, यानी कि स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को तिगुना करने पर दाब 3P हो जाएगा। स्थिर आयतन एवं ताप पर गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब P/3 हो जाएगा। तो तीनों ही ऑप्शन सही है इसमें। या नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी? तो इसके लिए नियोन 20 की सबसे अधिक होगी, 21 की उससे कम और 22 की सबसे कम होगी विसरण की दर। क्वेश्चन है, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों कम हो आती है।
अगला 293 केल्विन ताप पर निम्न में से किस द्रव की श्यानता अधिकतम होगी? तो ये हो जाएगी ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन की श्यानता अधिकतम होगी जल, मरकरी और ईथर की तुलना में। निम्न में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन है कि ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्पदाब कम हो जाता है, ये गलत है, बाकी सही है। आणविक ठोस का उदाहरण है सल्फर 8 एवं आयोडीन I2 दोनों ठोस उदाहरण है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है। सलेटी चमकदार ठोस गलनांक 1495 डिग्री सेल्सियस पर। आयोडीन ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। तो आयोडीन ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। दोनों अवस्था में नहीं करता, सिर्फ एक विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो पहला ऑप्शन इनमें गलत है, बाकी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लो। शॉटकी और फ्रैंकलिन दोनों दोष प्रकट करता है। तो ये पाए जाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड में यानी Ag में। तो 92 की इस क्वेश्चन पढ़ लेना। इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 3 है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लो और पढ़ने के बाद में इनके जिनके हल आपको नहीं आते उनके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो को रोक रोक के देख लेना। सीतावाड़ी बारा ये बूंदी के राजा की थी। तो देख लेना आप। इनके लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम इनकी, और वहाँ देख कर के आप इनके हल को कन्फर्म कर लेना। क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बोल करके बता सके, इसलिए आप इनको पढ़ लो और इनके आंसर देख लो। जागे रे मन कहीं भागे रे मन कहीं जागुना, जागे रे मन कहीं लागे रे मन कहीं लागे ना मेरे नैना। तो साथियों ये हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इनको आप जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनका आप कमेंट करके बता देना और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे।